Now, Dr. Mehta Vishram Kulkarni ji to make her speech seconding the motion. 15 minutes have been allocated to you. Please. थैंक यू सर। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपका आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ। मैं माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिए गए अभिभाषण का समर्थन करती हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। उनका भाषण बरसों पहले मानसिकता से निकला हुआ भारत के किए गए प्रयास और भारत की प्रगति पर प्रकाश डालता है। बीते कल की राहों पर जब दृष्टि हमारी जाती है, संघर्षों की हर गाथा प्रेरणा बनकर आती है। कांटों पर चलकर हमने सपनों को आकार दिया, निष्ठा, श्रम और विश्वास से हर लक्ष्य साकार किया। माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें आह्वान किया कि राष्ट्र से बड़ा कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र के विभिन्न मत हो सकते हैं और वो होना स्वाभाविक है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के हित की बात आती है, राष्ट्र के सुरक्षा की बात आती है, तो कोई दो राहें नहीं हो सकती, एक मत होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है और हम ये मानते हैं क्योंकि हम इसी विचारधारा से है कि नेशन फर्स्ट, हमारी गिनती नेशन फर्स्ट से शुरू होती है। लेकिन जिनकी गिनती सेल्फ फर्स्ट से शुरू होती है, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को भी विरोध किया, उनकी भाषण के समय हंगामा किया और उनके भाषण में अवरोध पैदा किया। ये असंवैधानिक है और बार बार जब संसद सदन चलता है तो ऐसे ही वो हंगामा करते हैं। अभी सदानंदन जी ने अपनी बात रखनी चाहिए, उनके ऊपर गुजरी हुई ये समस्या, जो घटना उनका उल्लेख करना चाहे, जो अन्यायकारक घटना थी, उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और बार बार डिस्टर्ब किया। ये हमेशा ऐसे हंगामा करते हैं और चर्चा की मांग करते हैं, लेकिन जब चर्चा होती है वो सभा त्याग करके चले जाते हैं। मैं ऐसी मानसिकता, ऐसी वृत्ति का कड़े शब्दों में निषेध करती हूं जो राष्ट्र हित की गंभीरता को जानते ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने हमें कहा कि ये 21वीं सदी है और ये 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर चल रहा है। उस दूसरे क्वार्टर में आत्मविश्वास भरा भारत विश्व को एक आशा की किरण लग रहा है और एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। भारत और यूरोप में जो फ्री ट्रेड चल रहा है, उसके चलते बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे। इस अवसर को न्याय देने के लिए, ऐसे अवसरों को न्याय देने के लिए युवाओं को अच्छी क्वालिटी का काम करना चाहिए। मैं माननीय नरेंद्र जी मोदी जी का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी। मैं अभिनंदन करती हूँ कि कल ही उनके कार्यकाल का 12वां बजट यहाँ प्रस्तुत हुआ। मैं आदरणीय निर्मला जी सीतारमण जी का भी अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया और अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया। माननीय सभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, भारत सरकार को भारत का ये जो विकसनशील ये वाला टैग है वो हटाना है। ये टैग हटाकर विकसित भारत का टैग लगाना है और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर साल हम नए नए उपाय लेकर आगे आते हैं और देश को बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो इकोनॉमिक सर्वे इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। आज भारत का ग्रोथ रेट 7.2 तक चला गया है और बढ़कर 7.4 होने को है। जीएसटी का रेवेन्यू, विक्रमी रेवेन्यू जीएसटी कलेक्शन का हुआ है 1.93 लाख करोड़। गत वर्ष में तकरीबन 3 करोड़ टैक्स पेयर्स बढ़े हैं। पिछले साल 6.92 करोड़ टैक्स पेयर्स थे और इस साल 9.2 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत के लोगों को रोजगार उपलब्ध है, भारत के वासी जमकर काम कर रहे हैं, जमकर खर्चा कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। यह इसका अर्थ है।
माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें याद दिलाया कि 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, ऐसे 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। और ये हम नहीं कह रहे, जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान, इतनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए भी पैसा नहीं था, कोई भी एक्सपेंडिचर की क्षमता नहीं थी, ऐसे लोगों के लिए जो उपाय किए गए, उसमें 11 सालों में ये लोग अपनी गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। ये वर्ल्ड बैंक ने रिकॉग्नाइज किया है। द होल वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग दिस, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। पिछले दशक में 4 करोड़ से ज़्यादा आवास के घर बनाए गए, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अन्न सुरक्षा की योजना दी गई, 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत के जरिए दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा जिन्होंने बरसों दिया, लेकिन गरीबी हटी नहीं। लेकिन सबका साथ का नारा देने वाले मोदी गवर्नमेंट ने गरीबी हटाई, बहुत उपाय किए। और ये कैसे किया? ये ग्रोथ इंजन को उन्होंने एक्टिवेट कैसे किया? एक्टिवेशन के लिए जो पहली की चाबी उन्होंने घुमाई, वो इंजन की चाबी थी, उन्होंने जो कहा 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी के पदभार संभालने के बाद का पहला उनका स्वतंत्रता दिन का भाषण, उन्होंने घोषणा की जन धन योजना की। आर्थिक सेवाओं का लाभ जिन गरीबों तक पहुंच नहीं रहा था, उनके लिए जीरो बजट, जीरो बैलेंस का जन धन अकाउंट खोला गया और ये योजना इतनी फलद्रूप हुई, आज भारत में 55 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन अकाउंट है। दूसरी चाबी उन्होंने लगाई, आधार कार्ड उसको लिंक करके व्यक्ति की पहचान अकाउंट से जोड़ी गई। तीसरी चाबी उन्होंने घुमाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, गृहिणी हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, योजना कोई भी हो और व्यक्ति कोई भी हो, हर एक के लिए योजना का लाभ डायरेक्ट उनकी अकाउंट में मिलता था। हमेशा जिक्र होता है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा कि 100 रुपए जब हम भेजते हैं, 90 रुपए कहाँ जाते हैं मालूम नहीं। ये इसका इलाज मोदी जी आने तक की सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्या उनको किसी ने रोका था? आज अलग अलग उपायों की वजह से देश बढ़ रहा है। आज देश में 56 करोड़ से भी ज़्यादा रोजगार उपलब्ध है, लोग रोजगार कर रहे हैं। हमारे नेता विपक्ष ने एक्स पर ट्वीट करने के पहले ये आंकड़े देखने चाहिए थे। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा, तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज 20 लाख से भी ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। 2015 से पहले तक, 2015 से बाद आज तक 52 करोड़ लाभार्थी मुद्रा योजना के हैं, जिसमें 70% महिलाएं हैं। और ये वितरण और भी तेजी से हो, इसलिए शासन प्रयासशील है और इसके लिए नेशनलाइज्ड बैंकों में एक सिस्टम लगाई जा रही है। किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं? उनकी कैपेक्स स्पेंडिंग के ऊपर। कैपेक्स स्पेंडिंग पिछले साल 11.1 लाख करोड़ था, इस साल 12.21 लाख करोड़ हो गया है। ये कैपेक्स स्पेंडिंग बताता है कि हमारी इकोनॉमिक हेल्थ भारत की कितनी अच्छी है और इस स्पेंडिंग के जरिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट दे रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मजबूत करने के लिए स्टेट एंटरप्रेन्योर स्टेट उनको बनाने के लिए कि हर स्टेट एंटरप्रेन्योर स्टेट हो, इसके लिए कैपेक्स पुश देकर हर एक स्टेट को आत्मनिर्भर कर रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट दे रही है। जैसे कि शहरी यातायात के लिए मेट्रो का प्रावधान हुआ। भारत मेट्रो नेटवर्क में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। आज भारत में 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा मेट्रो का नेटवर्क है। महाराष्ट्र में 80 किलोमीटर का आज का मेट्रो नेटवर्क है, लेकिन 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा वो नज़दीक के काल में बढ़ने वाला है।
पुणे में 2 कॉरिडोर है कार्यरत, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ने के लिए वो रेडी हो रहे हैं। मैं आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का, जिनके नेतृत्व में विकसित भारत के तरह विकसित महाराष्ट्र की योजना बनाई जा रही है। भारत की अब पूरी आबादी सड़कों से जुड़ गई है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। एक भी ऐसा गांव नहीं है जो शहरों से जोड़ा नहीं गया है। गत साल 18,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर के रास्ते एक ही साल में बनाए गए। नितिन गडकरी जी का इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। रेलवे सेवाएं गतिमान हो गई है। 150 वंदे भारत ट्रेनें देश की लोगों की सेवा में जुटी हैं। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन करती हूँ इसके लिए। कल ही आदरणीय निर्मला जी ने 7 ट्रेनें, हाई स्पीड ट्रेनों की घोषणा की। उनमें से 2 ट्रेनें जो है वो महाराष्ट्र से जाने वाली है और उस दोनों ट्रेनें पुणे से गुजरने वाली है। तो पुणे की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया कि मिजोरम के आइजोल में राजधानी एक्सप्रेस जब पहुंची तो उनके लोगों के मन में कितना उत्साह भरकर आया था। ये राजधानी एक्सप्रेस हो, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज हो, तमिलनाडु का पंबन ब्रिज हो, हमारे महाराष्ट्र का अटल सेतु हो, कितने उदाहरण हैं जो विकास, प्रगति, इंजीनियरिंग, स्किल्स और कौशल्य को दर्शाते हैं। भारत के जलमार्ग जो 5 थे, केवल 5, वो अब 100 हो गए हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए, लॉजिस्टिक हब्स बनाने के लिए, वाटर टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, जिसके ज़रिए अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। और इससे, इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आने वाले हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नज़दीक के कार्यकाल में 2-3 सालों में ये रिटर्न्स हमें मिलने के लिए मिलेंगे और भी ज़्यादा उपलब्धि लोगों को हासिल होगी। 2000 पहले ऐसी इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं की गई? क्योंकि बार बार वो रोते रहे कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। दूसरा कारण यह है कि दे नेवर बिलीव्ड ऑन आवर टैलेंट, दे नेवर बिलीव्ड इन मेक इन इंडिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो भारत की नोट छापने का काम भी किसी और को दिया था, जिसका नतीजा, इसका नुकसान जो है वो देश को भुगतना पड़ा। तीसरा कारण, उन्होंने डिजिटल पुश नहीं दिया। जैसे आदरणीय मोदी जी ने आते ही डीबीटी और यूपीआई का इस्तेमाल किया, ऐसा डिजिटल पुश उन्होंने कभी नहीं दिया था और भ्रष्टाचारियों के ऊपर देश को छोड़ दिया। लेकिन मोदी जी ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। 2014 के पहले देश में कई राज्यों में कई ऐसे गांव थे जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन आज 100% गांव ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी है। अरुणाचल का जो गांव चाइना बॉर्डर तक है, उस गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी है, सड़क है, रेलवे भी है। कैपेक्स स्पेंडिंग अब मेक इन इंडिया के लिए हो रहा है। डिफेंस में भी बहुत सारी युद्ध सामग्री बना रहे हैं। तेजस MK2 जैसे फाइटर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कितनी सामग्री। ऑपरेशन सिंदूर में जो लड़ाई हमने लड़ी, वो भारतीय टेक्नोलॉजी और भारतीय सामग्री का उपयोग करके किया। भारत में अब डेटा सेंटर हब होने वाला है। अमेज़न $31 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये केंद्र और राज्य की उपलब्धि है, जिसकी सकारात्मक सोच से वाइजैक में ये इन्वेस्टमेंट होगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर हो, जहां MSME सिटी होने जा रही है। सभी Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में और टेम्पल टाउन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट दिया जा रहा है, जिससे ये सिटीज़ आत्मनिर्भर हो सके और वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर रोजगार मिल सके। माइक्रोचिप्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, मोबाइल में हम मैन्युफैक्चर में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 100 से भी अधिक देश ऐसे हैं जहां हम ई-व्हीकल निर्यात कर रहे हैं। यूपीआई आज दुनिया में सबसे अच्छी डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड विथ हाईएस्ट यूटिलाइजेशन। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो हमारे साथ वॉस्ट्रो अकाउंट निकाल रहे हैं और वहाँ हमारी करेंसी चल रही है और हम किसी डॉलर वालर पे निर्भर नहीं है।
हमारे लाडले प्रधानमंत्री ने देश को दुनिया के सामने झुकने नहीं दिया। कितना भी दबाव हो, उन्होंने ये नौबत देश के सामने नहीं लाने दी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि सांस्कृतिक धरोहर का जतन, पुनरुज्जीवन, भारत की अस्मिता। आधा मिनट। आज देश तरक्की कर रहा है, फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, डेब्ट टू जीडीपी रेशो कम हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य किसी एक सरकार का या पीढ़ी का सीमित नहीं है, ये यात्रा सतत चलने वाली है। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के इन विचारों का समर्थन करती हूँ और इस सदन के सामने एक बात कहना चाहती हूँ। विकसित भारत का स्वप्न लिए आगे बढ़ते जाएंगे, ज्ञान, श्रम और नवाचार से भविष्य बनाते जाएंगे, समरसता, आत्मनिर्भरता को हर जन तक पहुंचाएंगे, विश्व गुरु भारत के संकल्प को कर्म में सत्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।